माध्यमिक शाला से सहायक शिक्षक विकास झेंडे। आज कक्षा 10वीं में विज्ञान भाग 1 माध्यम हिंदी से महत्वपूर्ण माध्यमिक शाला प्रमाण पत्र मार्गदर्शन करने वाला। इसमें क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर विज्ञान भाग 1 में क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 से 5 तक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में हम जानकारी लें। इसमें देखो पार्ट 1 से 5 तक हम कुल प्रश्न देखेंगे। उसमें प्रश्न क्रमांक 3 में 15 अंक का प्रश्न आते हैं। इसमें देखो आपको प्रश्न 3 में 3 अंकों वाले 8 प्रश्न में से कोई भी 5 प्रश्न हल करना है। टोटल कितने 8 प्रश्न आएंगे। उस 8 प्रश्न में से आपको 5 प्रश्न को हल करना है। एक प्रश्न को 3 मार्क्स होगा इसमें। इसी तरह से पाठ 1 से 5 तक विज्ञान भाग 1 में रसायन विज्ञान तथा भौतिक विज्ञान दोनों में से कम 4 प्रश्न पूछा जाएगा। ऐसा इसमें जो 5 प्रश्न लिखना है, इसमें से कम हमें 4 प्रश्न मतलब 8 प्रश्न में से कम 4 प्रश्न रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान ऐसे टॉपिक में से आएंगे। तो देखो यहाँ पे प्रश्न 3 में विविध उप प्रश्न कौन से रहेंगे। तो प्रश्न 3 में 8 प्रश्न आएंगे, उसमें विविध प्रकार के उप प्रश्न रहेंगे। जैसे कि 8 प्रश्न में से पहला प्रश्न ऐसा आ सकता है, दिए गए कथनों का उपयोग करके स्पष्टीकरण लिखना। मतलब कुछ कथन दिया होगा तो उसका स्पष्टीकरण हमें वहां पे स्पष्ट करना है। दूसरा क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, उपचार सुझाना या उपाय सुझाना। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन आएगा, आकृति का स्पष्टीकरण लिखना। मतलब आकृति आपको दिया जाएगी और उस आकृति के बारे में आपको स्पष्टीकरण लिखना है। चौथा प्रश्न है, सारणी या तालिका पूर्ण करना। दी गई सारणी होगी, आदि रिक्त स्थान दिया होगा या तालिका दी होगी, उसको क्या करना है, हमें पूर्ण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, उदाहरण सहित स्पष्टीकरण लिखना। मतलब उदाहरण सहित स्पष्टीकरण लिखना है। इसमें कोई एक एग्जांपल ऐसा दिया जाएगा, उसमें से हमें उसका स्पष्टीकरण सहित उदाहरण लिखना है। इसके बाद 6वां रहेगा, देखो इसमें संख्यात्मक प्रश्न हल करना। ऐसा प्रश्न हल सकता है। संख्यात्मक प्रश्न मतलब क्या है, तो एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए आएगा आपको ऐसा। इसके बाद आधी अधूरी आकृति दी है तो आकृति पूर्ण करना। आधी आकृति दी होगी तो उस आकृति को पूर्ण भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, आकृति के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखना। मतलब एक आध आकृति दी होगी, उसका आकृति का स्पष्टीकरण लिखना पड़ेगा। या तो उस आकृति में कौन से कुछ ऐसा घटक दिया होगा कि उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए और उससे स्पष्टीकरण लिखना है। इसके बाद स्पष्टीकरण सहित उत्तर लिखना। स्पष्टीकरण सहित मतलब क्या है, तो दिया गया स्पष्टीकरण है, वो स्पष्टीकरण सहित उत्तर लिखना है, स्पष्ट करना है, उसको पूरा पूरा विश्लेषण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, नियम सिद्धांत स्पष्ट करके लिखना। कोई एक आध नियम दिया होगा आपको, तो उस नियम को या सिद्धांत को हमें उसका उदाहरण सहित क्या करना है, स्पष्ट करके लिखना है। इसके बाद परिच्छेद पूर्ण करना। आपको एक आध परिच्छेद आधा अधूरा दिया होगा, उस परिच्छेद को आपको पूरा लिखना है। इस तरह से 3 मार्क्स का प्रश्न 3 में क्वेश्चन आएंगे। तो देखो एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा, तो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन लिखने के लिए हमें उसमें कम से कम 6 पॉइंट तो आने चाहिए। 6 पॉइंट मतलब आप पॉइंट अलग ऐसे नहीं, तो हर एक लाइन में उसका स्पष्टीकरण हमें दिखना चाहिए। ऐसे 6 पॉइंट्स होने चाहिए। एक पॉइंट्स को आधा मार्क्स, ऐसे हमें इस क्वेश्चन 3 में क्वेश्चन आएंगे। तो देखो इसी आधार पर हम आगे
के क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे पाठ क्रमांक 1 गुरुत्वाकर्षण। कौन सा है पाठ क्रमांक 1? देखो मैं एक प्रश्न पत्रिका आपके सामने रखता हूँ। मतलब क्वेश्चन 3 में 8 क्वेश्चन कैसे पूछे हैं, एक ढांचा है क्वेश्चन 3 का, इसके बारे में बताता हूँ। देखो क्वेश्चन 3 क्या लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों के हल करो। निम्नलिखित प्रश्नों को हल करो। आगे दिया है ब्रैकेट में, देखो कोई 5, मतलब यहाँ पे 8 प्रश्न दिए, उसमें से कोई 5। यहाँ पे राइट साइड में कोन में 15 दिख रहा है, मतलब 15 मार्क्स के लिए, मतलब एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा। अलग अलग क्वेश्चन दे। देखो पहला क्या बताया है, 60 किलोग्राम द्रव्य वाले किसी व्यक्ति पर चंद्रमा, मंगल तथा गुरु ग्रहों द्वारा प्रयुक्त किया बल क्या समान ही होगा? देखो इसके बारे में जानकारी। इसके बाद क्वेश्चन 2 दिया है, परमाणु के आकार का अर्थ बताकर समूह तथा आवर्त में वह किस प्रकार बदलता है, स्पष्ट कीजिए। देखो स्पष्टीकरण का क्वेश्चन है। इसके बाद निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित रासायनिक समीकरण सहित लिखो। देखो यहाँ पे 3 रासायनिक अभिक्रिया दी है और उसको संतुलित समीकरण करके स्पष्टीकरण सहित लिखना है इसको। ध्यान में रखो, ऐसे क्वेश्चन आगे है, नेक्स्ट हम देखेंगे। इसके बाद देखो आगे क्या बताए, परिनलिका नाल चुंबक का क्या अर्थ है, उसके चुंबकीय क्षेत्र की तुलना छड़ चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र से करो। देखो तुलनात्मक प्रश्न है। इसके बाद 5वां क्वेश्चन देखो कैसा दिया है, संबंध बताइए है, जूल तथा कैलोरी में संबंध बताओ, अर्ग तथा जूल में संबंध बताओ, अर्ग तथा किलो कैलोरी में संबंध बताओ। ऐसे हर एक 3 पॉइंट में क्या है, 2-2 संबंध लिखोगे तो आपको 3 मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट दिया है 5वां क्वेश्चन, देखो 6वां क्वेश्चन, उत्तलेंस का क्या अर्थ है, मतलब उत्तलेंस क्या है ये लिखना है। इसके बाद अवतलेंस का क्या अर्थ है ये लिखना है। ये 2 लिखने के बाद हमें नीचे दिए गए आकृति दिए है ना, और 6 आकृति का पहचानो, मतलब ये 6 आकृति नंबर डाल के आपको नाम लिखना है, उत्तलेंस अवतलेंस जो भी हो, इस तरह। इसके बाद 6वां क्वेश्चन देखो 7वां, धातुओं की अभिक्रियाशीलता में संबंधित श्रेणी सक्रियता श्रेणी को स्पष्ट करो, है ना। अभिक्रियाशीलता श्रेणी क्रम से कैसे धातु होंगे इसके बारे में स्पष्टीकरण करना है, इस तरह है। इसके बाद 8वां क्वेश्चन लास्ट में, अंतरिक्ष अभियानों के प्रमुख उद्देश्य कौन से हैं? देखो मेन उद्देश्य इसमें से कम हमें 6 उद्देश्य लिखना पड़ेगा, तभी हमें 3 मार्क्स मिलेंगे। इस तरह प्रश्न 3 में से कोई 5 प्रश्न हमें क्या करना है, हल करना है, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए। और 3 मार्क्स मिलने के लिए हर एक क्वेश्चन में 6 पॉइंट्स हमें लिखना जरूरी है। तो देखो हम हर एक टॉपिक में से महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न हमने चुने हैं, इसके बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहला टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण। इसमें 3 अंक वाले प्रश्न हम जानकारी लेंगे। तो गुरुत्वाकर्षण में देखो पहला प्रश्न है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम लिखो। देखो क्वेश्चन कैसा है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम लिखो अथवा वैश्विक गुरुत्वाकर्षण नियम लिखो। इसके आधार पर गुरुत्वीय बल का सूत्र लिखो। देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन साथ में दिए। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम लिखते समय इसमें हमें क्या करना है, गुरुत्वीय बल भी क्या है ये हमें जानकारी लेना है। देखो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम वही वैश्विक गुरुत्वाकर्षण नियम है, ये अच्छे से ध्यान में रखो। तो उत्तर इसका कैसा होगा, देखो यहाँ पे नीचे बताया गया है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम तथा न्यूटन का वैश्विक गुरुत्वाकर्षण नियम क्या बताया है, विश्व के कोई भी 2 पिंड चाहे वह कहीं भी हो, है ना, विश्व के मतलब क्या है, पृथ्वी तल पर 2 पिंड कहां पर हो, उनके मध्य एक दूसरे को आकर्षित करने वाला एक बल क्रियाशील होता है। 2 पिंड, वो 2 पिंड के बीच में एक बल रहता है, वो एक दूसरे को आकर्षित होता है। यह बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के प्रतिलोमानुपाती होता है। मतलब क्या है, तो 2 पिंड के बीच में कितना द्रव्यमान है, इसके गुणनफल के समानुपाती, मतलब अनुपात समान होना चाहिए, या उसके बीच की दूरी रहती है उसका प्रतिलोमानुपाती होता है।
यह बल उन पिंडों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश क्रियाशील होता है। ये बल, पिंड का बल कैसा होता है इसमें? तो केंद्र से मिलाना, मतलब केंद्र जिसका नाप लेना है, रेखा के अनुदिश क्रियाशील होता है। यह वैश्विक गुरुत्वाकर्षण का नियम या न्यूटन का नियम, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। आगे देखो, इस आधार पर गुरुत्वीय बल का सूत्र क्या दिया है। देखो गुरुत्वीय बल का सूत्र क्या होता है। मानो कि दो पिंड है, और ये दो पिंड कैसे है? अत्यंत सूक्ष्म तथा एक समान घनत्व गोले। देखो, अत्यंत सूक्ष्म दो पिंड होंगे तथा एक समान घनत्व वाले गोले होंगे। इन दो पिंडों के द्रव्यमान मैंने हमने m1 तथा दूसरे का m2, द्रव्यमान मतलब वेट, m1 तथा मास बोलते हैं उसको, m1 तथा m2, और उन पिंडों के केंद्रों के बीच की दूरी, दूरी मतलब क्या है? केंद्र के बीच की दूरी तो r है। क्या है? r है। इस तरह से गोले की त्रिज्या t से क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए, ये बताया। तो देखो यहाँ आकृति बताइए, m1 लेफ्ट साइड में एक पिंड दिया है, m2 राइट साइड में दूसरा पिंड दिया है। दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? हमने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हमने देखा था, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं ना। यहाँ पे F लिखा है, मतलब फोर्स, बल लगाते हैं ना। और दोनों के केंद्र से जो दूरी दिखाई दे, r लिखाई दे, है ना। तो दो पिंड के मध्य गुरुत्वीय बल कैसा प्रमाणित होता है, यहाँ पे आकृति बताएं। उससे हमें स्पष्ट होता है गुरुत्वीय बल का सूत्र। तो देखो, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के आधार पर इन दोनों पिंड के मध्य क्रियाशील गुरुत्वीय बल का परिणाम, मैंने क्या कहा था? तो यह पिंड प्रतिलोम m1 इंटू m2, उसका बल कैसा होता है? प्रतिलोमानुपाती उनके द्रव्यमान के गुणनफल के आधार पर, तथा यह इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो क्या पता है? 1/r², मतलब उसके कैसे होता है? 1/r² ऐसा बताया है, ठीक है। इस तरह मतलब यहाँ पे क्या होगा? तो यह प्रतिलोम अनुपात है m1 इंटू m2/r², है ना। मतलब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या बताया, F बराबर G इंटू क्या है? m1 इंटू m2/r²। इस तरह उसका बल कैसा है? तो उसके प्रतिलोमानुपात ऐसा होता है। इसी समीकरण में जी समानुपात का स्थिरांक है। जी मतलब क्या है? गुरुत्वीय स्थिरांक, वैश्विक गुरुत्वीय बल, है कि नहीं? वैश्विक गुरुत्वीय स्थिरांक जी को कहते हैं। इस तरह है, मतलब जहां पर भी जाएंगे तो हम जी का मान 9.8 ऐसे ही लिखते हैं। इस तरह गुरुत्वीय बल का सूत्र है। अभी देखो नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें, तो क्वेश्चन कौन सा है? जी का मान, क्वेश्चन तो देखो, जी मतलब क्या है? गुरुत्वीय बल। तो जी का मान कौन से कारणों पर निर्भर है, यह स्पष्ट कीजिए। अथवा कैसा क्वेश्चन आएगा, स्पष्ट करो कि यह जी इन घटकों पर किस प्रकार निर्भर है। देखो क्वेश्चन कैसा है, 2 पॉइंट में लिखा दिया है। तो जी का मान कौन से कारण पर निर्भर है, ये स्पष्ट करना है। तथा क्या करना है? स्पष्ट करो कि क्या बताया है, जी इन घटकों पर किस प्रकार निर्भर है, मतलब इस कारणों पर किस प्रकार निर्भर है, ये बताया। देखो इसका आंसर है, इसमें क्या बताया है, जी का मान निम्नलिखित कारणों पर निर्भर होता है। कौन से कारण है? तो जी मतलब क्या है? गुरुत्वीय बल। तो पृथ्वी के पृष्ठभाग से ऊंचाई, मतलब पृथ्वी के पृष्ठभाग है, पृथ्वी की सतह, सतह, उस सतह से कितने ऊंचाई पर वो पिंड है, वो उतनी ऊंचाई पर जाएगा, वैसे जी का मान कम होते जाता है ना। ये है। इसके बाद पृथ्वी के पृष्ठभाग से गहराई, मतलब पृष्ठभाग से पृथ्वी के अंदर जाएंगे, है ना। तो गर्भ के अंदर जाते समय उसकी गहराई में क्या होता है, पृथ्वी का गुरुत्वीय बल कम होते जाता है, ये बताए। और पृथ्वी का आकार, अंडाकृति पृथ्वी हमें पता है, तो पृथ्वी के आकार पर कहाँ पे स्थान है पृथ्वी पर, ये जाना जाता है। और इस घटकों पर क्या होता है, जी का मान निर्भर होता है। अभी दूसरा क्या बताया है,
कि जी इन घटकों पर किस प्रकार निर्भर होता है। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में क्या बताया है। पहला बताया है, जैसे जैसे पृथ्वी के पृष्ठभाग से अर्थात पृथ्वी के केंद्र से दूर जाते हैं, है ना, मतलब अंतरिक्ष में ऊपर पर जैसे जाएंगे वैसे 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 जी का मान क्रमशः घटता जाता है। जी का मान घटता जाता है मतलब कम कम होते जाता है। यह 1/r+h1 का वर्ग के अनुपात में परिवर्तित होता है। क्या होता है, ये परिवर्तित होता है कैसे, तो आर यह पृथ्वी की त्रिज्या बताइए, है ना। एच मतलब क्या, पृथ्वी की सतह से पृष्ठभाग से उन स्थान की ऊंचाई, मतलब पृथ्वी से कितने ऊपर तो वो पिंड है, इसके बारे में बताया। इस तरह क्या होगा, पृथ्वी से ऊपर ऊपर जाएगा वो पिंड, तो वैसे वैसे जी का मान क्या होता है, घटता जाता है, ये बताया। दूसरा, पृथ्वी के पृष्ठभाग पर जी का मान सर्वाधिक होता है, मतलब पृथ्वी पर हम खड़े हैं या पृथ्वी पर कोई भी पिंड है तो उसका पृष्ठ वो पृष्ठभाग पर रहेगा तो उसका मान सर्वाधिक होता है, सबसे ज्यादा होता है। पृथ्वी के पृष्ठभाग से जैसे जैसे उसके केंद्र की ओर जाते हैं, मतलब नाभि में पृथ्वी के अंदर केंद्र की ओर जाते हैं, तो वैसे वैसे सामान्यतः जी का मान घटता है, मतलब क्या है, कम कम होते जाता है। और पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान शून्य होता है। पृथ्वी का है तो गोल है, गोल मतलब पृथ्वी की सतह से पृथ्वी के अंदर ना गाभा गाभा में जाएंगे तो पृथ्वी के अंदर जाते समय जी का मान कम कम होते जाता है। और जैसे तुरंत पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के नाभि में हम केंद्र पर जाएंगे तो जी का मान कितना होता है, शून्य होता है, ये बताए। अभी देखो तीसरा बताया क्या कारण, देखो इसमें पृथ्वी का आकार पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं है कि ना, मैंने बताया पृथ्वी कैसे चपटे अंडाकृति है, तो पृथ्वी का आकार पूर्ण प्रकार से गोलाकार नहीं, यह अपने ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। ध्रुवों पर क्या है, थोड़ी चपटी है। और विषुववृत्त पर यह थोड़ी सी उभरी हुई है। ध्रुवों पर चपटी इसके लिए, विषुववृत्त पर क्या है, उभरी है, उल्टी है कि नहीं। इसी कारण अतः पृथ्वी के केंद्र से ध्रुव की दूरी कम होने के कारण, है ना, ध्रुव की दूरी पे क्या है, चपटी है, इसके कारण पृथ्वी से केंद्र तक दूरी, है कि नहीं, ध्रुव से ये क्या है, कम है। ध्रुव उसके कारण ध्रुवों पर जी का मान अधिक होता है। ध्रुव पर कितना होता है, जी का मान अधिक, यहाँ पे बताया 9.83, ऐसा मतलब 9.8। इसी प्रकार विषुववृत्त पर पृथ्वी का त्रिज्या अधिक होने के कारण वह जी का मान कम होता है, लेकिन विषुववृत्त पर क्या है, पृथ्वी उभरी हुई है, इस कारण उसका 9.78 मतलब 9.7 इतना होता है। इस तरह पृथ्वी के सतह पर या पृथ्वी से के सतह से ऊपर जाने पर या पृथ्वी के सतह से पृथ्वी के अंदर जाने पर पृथ्वी का जी का मान कैसे होता है, ये हमें स्पष्ट किया है। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। कौन सा है, पाठ दूसरा, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, है ना। हमने आवर्त सारणी देखी है, और आवर्त सारणी के बारे में जो तत्व है, हाइड्रोजन से लेकर पीबी तक, ये तत्वों के वर्गीकरण के बारे में हमें जानकारी है। इसमें देखो 3 अंकों वाले प्रश्न कैसे होंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे इसमें। तो देखो 3 अंक वाले प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न देखे हैं, देखो यहाँ पे प्रश्न मैंने देखा, देखो यहाँ पे ये प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में आया था। देखो कौन सा है, यहाँ पे तत्व बताया है, ऑक्सीजन, बेरियम, कार्बन, नाइट्रोजन, बेरियम, लिथियम। तो देखो एक तत्व बताए और इन तत्व के परमाणु त्रिज्या दिए, मतलब इन तत्व के केंद्र से लास्ट ऑर्बिट तक कितनी त्रिज्या है, अंतर ये दिया है, 66 पीएम, 88 पीएम, 77 पीएम, 74 पीएम, 111 पीएम, 152 पीएम, ऐसा दिया है। और नीचे 3 क्वेश्चन दिए, देखो उपयुक्त तत्वों के आवर्त बताओ, पहला क्वेश्चन। दूसरा बताए उपयुक्त तत्वों के उनके परमाणु त्रिज्याओं के आवर्त क्रम से लिखो।
या उपयुक्त तत्वों में से सबसे बड़ा और सबसे छोटा परमाणु वाले तत्व कौन से? बहुत इजी क्वेश्चन है, 3 मार्क्स हमें इजी मिल जाएंगे। ऐसा है, तो दिए गए तत्व देखो और उसकी परमाणु त्रिज्या देखो। तो ये तत्व जो दिए हैं, ये आवर्त 2 में है। उपयुक्त तत्वों का आवर्त बताओ, कौन सा आवर्त इसमें? आवर्त 2 है, 2 आवर्त में ये आते हैं। इसके बाद उपयुक्त तत्वों की परमाणु त्रिज्या अवरोही क्रम से हमें लिखना है। अभी देखो अवरोही क्रम से कैसे लिखेंगे? तो सबसे बड़ा तत्व का त्रिज्या है वो पहले, और छोटा तत्व का त्रिज्या वो लास्ट में लिखेंगे। तो आवर्त में लिखते समय हम देखा, देखो यहाँ पे लिखा है, ये लिथियम 152 परमाणु त्रिज्या है उसकी। उसके बाद लिथियम के बाद बेरियम, दो बी, सी कार्बन, या नाइट्रोजन वो ऑक्सीजन, ये बताया है। ठीक है, इस तरह क्या है, अवरोही क्रम से हमने उसको लिखा। इसके बाद उपयुक्त तत्वों में सबसे बड़ा तत्व और सबसे छोटे तत्व। अब सबसे बड़ा और सबसे छोटा इसे कैसे हम यहाँ पे जानकारी लेंगे? तो जिस तत्व की परमाणु त्रिज्या ज्यादा होगी उस तत्व को हम क्या कहेंगे? सबसे बड़ा तत्व। और जिस तत्व की त्रिज्या क्या होगी? कम होगी, उस तत्व को हम क्या कहेंगे? छोटा तत्व। तो देखो इसमें सबसे बड़ा तत्व बताया हमें लिथियम, इसकी त्रिज्या कितना है? परमाणु त्रिज्या 152 पीओ। और सबसे छोटे तत्व कौन से है? नाइट्रोजन 74 है, और ऑक्सीजन 66 परमाणु त्रिज्या है इसकी। इस तरह एक क्वेश्चन है। देखो 3 मार्क्स के लिए 1, 2 और 3 मार्क्स आए हैं। हर एक क्वेश्चन में क्या है, पॉइंट्स को आधा आधा मार्क्स है, ध्यान में रखो। इस तरह एक क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त, देखो क्या बताया है, आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त तथा इलेक्ट्रॉन के स्वरूपन के कारण। देखो आधुनिक आवर्त सारणी में क्या बताया है, आवर्त तथा इलेक्ट्रॉन के स्वरूपन के कारण उन तत्वों के गुणधर्म में होने वाले परिवर्तन स्पष्ट कीजिए। आवर्त सारणी में 1, 2, 3, 4 ऐसे आवर्त होते हैं, देखने। तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त और इलेक्ट्रॉन है तत्व के, है कि नहीं, उसके कारण क्या होता है, उसके गुणधर्म अलग अलग होते हैं, है कि नहीं। और जो अलग अलग होते हैं या उसका परिवर्तन कैसा होता है, अलग क्यों होते हैं, ऐसा स्पष्ट कीजिए कहा गया है। तो देखो इसका आंसर कैसा होगा, पहले हम देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां होती है कि नहीं। खड़ी लाइन जो होती है 7 होते हैं, जिन्हें हम आवर्त कहते हैं। 1 से 7 ऐसे आवर्त लिखे जाते हैं इसको। आवर्त के तत्वों की संयोजकता में होने वाला परिवर्तन इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपन के अनुसार है। देखो आवर्त में जो तत्वों के होने वाला परिवर्तन है, मतलब पहले इसमें, दूसरे आवर्त में, तीसरे आवर्त में जो तत्व है, इसमें लास्ट ऑर्बिट में या लास्ट कक्षा में, बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसी के आधार पर उस तत्व को उस आवर्त में रखा गया। तो तत्वों की संयोजकता, इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। तत्वों की संयोजकता मतलब क्या है, जब दो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जुड़ते हैं, इसके लिए दोनों के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं, भागीदारी करने के लिए, उसको हम संयोजकता कहते हैं। और तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, 1, 2, 3, 4 ऐसे अलग अलग लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो भिन्न भिन्न होती है। परंतु उनमें कवचों की संख्या समान होती है। परंतु उनमें क्या होते हैं, कवच मतलब ऑर्बिट कैसे होते हैं, समान होंगे, 1, 2, 3 कितने भी हो वो समान होती है। आवर्त में बाएं से दाहिने ओर जाते समय जिस प्रकार परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होती है, उसी प्रकार संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या में भी 1 की वृद्धि होती है। जैसे जैसे हम दाईं ओर से बाईं ओर जाएंगे, पहले सारणी आवर्त में दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे चौथे, तो इसमें क्या होते हैं, तो एक एक लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स एक एक क्या होता है, वृद्धि होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स एक एक बढ़ता है। मतलब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन्स है, हेलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक नहीं, लिथियम में लास्ट में 1 दो 3 इलेक्ट्रॉन्स है,
इस तरह से क्या होता है, तत्व के क्या होते हैं, परमाणु क्रमांक की परमाणु क्रमांक में एक एक से क्या होती है, वृद्धि होती है। उसी प्रकार संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या में भी क्या होता है, वृद्धि होती है। तो देखो इस तरह से जिन तत्वों में इलेक्ट्रॉन कक्षाओं की संख्या समान होती है, देखो अभी जिन तत्वों में इलेक्ट्रॉन कक्षाओं की संख्या समान होती है वे एक ही आवर्त में होते हैं। लास्ट कक्षा में समान इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे होते हैं, एक ही आवर्त में, जैसे कि के पोटेशियम और रियल है, इन दो कवचों में सॉरी के और यल एक नहीं, इन दो कवच देखो यहाँ पे के एल एम एन ये 4 कवच होते, के में 2 इलेक्ट्रॉन्स, यल में 8, एम में 18 और एन में 32 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते। तो के कक्षा में तथा यल कक्षा में इन दो कवचों में, कक्षा हम क्या कहते हैं उसको, कवच, दो कवच में इलेक्ट्रॉन्स द्वितीय आवर्त के लिए LiBeBCnOF तथा Ne, लिथियम बेरियम बोरॉन, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन F और नियॉन Ne, इन तत्वों के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखो के एल एम इन 3 कक्षों में, मतलब के एल और एम इन 3 कक्षा में तीसरे आवर्त में सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन तथा आर्गन तत्वों के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब के एल एम इसमें, मतलब आगे 3 तत्व है के एल एम, इन कक्षा में या कवच में जो दिए गए तत्व है इनके इलेक्ट्रॉन समान होते हैं। नेक्स्ट देखो क्या बताएं, तत्वों की रासायनिक अभिक्रियाशीलता उनके संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा संयोजकता कवच में क्रमांक पर आधारित होती है। दो तत्व एक दूसरे से कब जुड़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया से, तो उसके लास्ट ऑर्बिट में, कक्षा में या कवच में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, वो कितने इलेक्ट्रॉन्स की लेन देन कर सकता है, भागीदारी कर सकता है, इसके आधार पर ये दो परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, क्रमशः एक दूसरे के संयोजकता होती है। तो आवर्त में बाएं ओर से दाहिने ओर जाने पर परमाणु क्रमांक में एक की वृद्धि होती है, तो परमाणु त्रिज्या क्रमशः कम होती है। देखो परमाणु क्रमांक में क्या होता है, दाएं ओर से बाएं ओर जाएंगे तो परमाणु क्रमांक बढ़ता है, परंतु परमाणु त्रिज्या क्या होता है, जब जैसे बढ़ेंगे वैसे क्रमशः कम कम होते जाते हैं। इस कारण परमाणु का आकार क्रमशः कम कम होता जाता है। इसी कारण क्या होता है, परमाणु का आकार है धीरे धीरे कम होता है। क्यों, तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती क्रमशः कम होती है, परंतु परमाणु क्रमांक बढ़ता है। ये इसका आंसर है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें से, पाठ क्रमांक 3 में रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण, एक पाठ 3 है, इसमें 3 अंक वाले प्रश्न हम जानकार लेंगे, 3 अंक वाले प्रश्न के बारे में जानकार लेंगे। तो देखो बताया हमें क्वेश्चन कैसा बताया, देखो इसमें अभी मैंने बोला था कि रासायनिक समीकरण से स्पष्ट करना, ये क्वेश्चन है। देखो क्या बताए, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित रासायनिक समीकरण सहित स्पष्ट करो। यहाँ पे 3 रासायनिक अभिक्रिया दिए, उसको संतुलित करना है और उसको स्पष्ट करना है। तो देखो पहला दिया है कॉपर और नाइट्रिक अम्ल, ये दोनों की रासायनिक अभिक्रिया बताइए। तो यहाँ पे मैं पहला स्पष्ट करता हूँ, 3 अभिक्रिया, इसमें से पहले अभिक्रिया को मैं समीकरण संतुलित सहित स्पष्ट करता हूँ। देखो तांबे की तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाए, ऐसा बताएं। तो देखो क्या होगा, जब तांबे की तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर या अभिक्रिया होती है तब नाइट्रिक अम्ल बनता है। क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है। तांबा मतलब कॉपर, नाइट्रिक अम्ल मतलब HNO3, ठीक ना। यहाँ पे देखो अभिक्रिया बताई है Cu प्लस HNO3 गिव्स क्या होगा, CuNO3 कॉपर नाइट्रेट, उसके बाद नाइट्रिक अम्ल नाइट्रिक ऑक्साइड NO और H2O पानी होता है।
इसमें देखो संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे कॉपर एक है, यहाँ पे कॉपर 3 है कि नहीं। तो इस तरह से यहाँ पे Cu3 लिखना पड़ेगा। आगे 8 H है तो यहाँ पे H कितने, 2 2 4 और यहाँ पे 2 6 और 2 8, इस तरह है। तो इस तरह से देखो यहाँ पे तांबे के दोनों नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर नाइट्रिक अम्ल बनती है। ये पर एक अभिक्रिया हो गई, अभी दूसरी है। कौन से है? तो कॉपर सल्फेट के विलयन में शीशा डाल दिया तो क्या होगा, कॉपर सल्फेट का एक विलयन है, उस विलयन में हमें क्या किया, शीशा डाला। तो क्या रासायनिक अभिक्रिया होती है, देखो कॉपर सल्फेट के विलयन में शीशा डालने पर कॉपर की अपेक्षा शीशा अधिक क्रियाशील होता है और इस कारण कॉपर सल्फेट में कॉपर को विस्थापित कर देता है। मतलब ये विस्थापित अभिक्रिया है। कॉपर सल्फेट में हम जब शीशा डालेंगे तो क्या होगा, कॉपर सल्फेट में कॉपर को अलग करेगा और सल्फेट तैयार होता है। देखो यहाँ पे अभिक्रिया CSO4 प्लस Pb है ना। CSO4 मतलब कॉपर सल्फेट, इसके अंदर Pb मतलब क्या है, शीशा डाल दिया तो क्या होगा, लेड सल्फेट PbSO4 तैयार होता है प्लस कॉपर, कॉपर अलग होता है। इस तरह कॉपर सल्फेट के विलयन में शीशा डालने पर क्या होता है, तो लेड सल्फेट तैयार होता है और कॉपर विस्थापित कर दिया जाता है, मतलब अलग होता है। ये दूसरी अभिक्रिया है। इसके बाद तीसरी रासायनिक अभिक्रिया देखो कौन सी है, अम्लयुक्त पानी में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए। देखो अम्लयुक्त पानी रहेगा, उस अम्लयुक्त पानी में से हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे पानी में के अंदर से, तो क्या होगा, तो अम्लयुक्त पानी में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पानी का अपघटन होता है। देखना है, पानी का अपघटन मतलब क्या है, उसमें धन और ऋण आयन वो अलग अलग हो जाते हैं और हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैस बनती है। पानी का अपघटन होने के कारण क्या होता है, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैस बनती है। तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताया है, इसमें अम्लयुक्त पानी में विद्युत धारा प्रवाहित होते हैं, प्रवाहित की जाए तो अम्लयुक्त पानी में क्या होता है, अपघटन होकर हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन तैयार होता है। यहाँ पे देखो नीचे अभिक्रिया बताई गई है, कौन सी अभिक्रिया है, अम्लीकृत पानी यहाँ पे बताया है ना। इसमें से हमने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित किए, विद्युत धारा प्रवाहित किए, तो उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनती है। यहाँ पे देखो 2H2 लिखा है कि नहीं। तो हाइड्रोजन गैस है, ऊपर एरो दिया है, मतलब क्या गैस है वो, ऐसे लिखते हैं। इसके बाद ऑक्सीजन गैस है, यहाँ पर भी एरो दिया है ऊपर, मतलब जी है वो गैस है, इसलिए ऊपर एरो लिखा गया है। इस तरह अम्लीकृत पानी में से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस तैयार होती है। 2H2O gives 2H2 plus O2, ये संतुलित समीकरण है। इस तरह है। आगे या क्वेश्चन क्या बताया, देखो तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से, नीचे दिए गए आकृति का निरीक्षण कीजिए। देखो आकृति के आधार पर है तथा रासायनिक अभिक्रिया स्पष्ट कीजिए। एक आकृति ऐसी बताइए और इस आकृति के बारे में हमें जानकारी लेके इसकी रासायनिक अभिक्रिया स्पष्ट करनी। देखो यहाँ पे आकृति में क्या बताइए, पहले देखना। यहाँ पे देखो लोहे के टुकड़े बताए लेफ्ट साइड में डार्क कलर में, जमा हुआ जंग है उस पे, है ना, लोहे की टुकड़ा कर रहे, लोहा है, इस लोहे के ऊपर जमा हुआ जंग बना है। और यहाँ पे राइट साइड में देखो पानी की बूंद एक ऊपर दिखाई दे, है कि ना। जब लोहे पर जब पानी गिरता है तो क्या होता है, लोहे को जंग लगता है। ये आकृति में भी दिख रहा है ना। तो इसकी रासायनिक अभिक्रिया स्पष्ट करना है। देखो यहाँ पे धनाग्रह और ऋणाग्रह लिखा है, मतलब लोहे पर क्या होगा, धन आयन, यहाँ पे ऋण आयन। यहाँ पे आकृति में अभिक्रिया भी बताई लास्ट में, देखो ऑक्सीजन पानी है कि नहीं, तथा पेरस मतलब लोहे में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की क्या हुई है, धनाग्रह ऋणाग्रह की ओर गया है इलेक्ट्रॉन्स।
इस तरह लोहे पर पानी पड़ने के बाद क्या होता है, लोहे को जंग लगता है। यह आकृति है, इसकी रासायनिक अभिक्रिया हमें स्पष्ट करना है। तो जमा हुआ जंग मतलब क्या है, लोहे पर Fe2O3 इंटू H2O, मतलब ये क्या है गया, उसके ऊपर परत चढ़ जाती है लोहे पर, ये बात है। तो देखो यहाँ पे हम अभिक्रिया स्पष्ट कैसे किया है इसके बारे में जानकर। देखो, लोहे पर जंग लगना ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। लोहे पर जंग कब लगता है, तो लोहे के ऊपर जब पानी गिरता है तो लोहे को जंग लगता है। जब लोहे पर जंग सीधा हवा में जो ऑक्सीजन होता है, सीधा हवा की लोहे के पृष्ठभाग से अभिक्रिया होकर तैयार नहीं होती। देखो, जब लोहे पर जंग लगता है तब क्या होता है, सीधा हवा की लोहे के पृष्ठभाग पर अभिक्रिया नहीं होती है। तो ये जंग विद्युत रासायनिक अभिक्रिया से निर्मित होते हैं। लोहे पर जंग कैसे चढ़ता है, तो हवा में ऑक्सीजन के सहायता से नहीं होता, तो इसके साथ में क्या होता है, विद्युत रासायनिक अभिक्रिया से निर्मित होता है। तो कैसे, देखो इसमें लोहे के पृष्ठभाग के एक भाग में Fe का मतलब लोहे का ऑक्सीकरण होता है और फेरस ऑक्साइड तैयार होता है। यह Fe2O3 इंटू H2O ऐसा बताए है। ये पृष्ठभाग पर ऑक्सीकरण होके फेरस ऑक्साइड बनता है। तो दूसरे भाग में ऑक्सीजन का अपचयन होकर पानी बनता है। तो दूसरे भाग में क्या होता है, ऑक्सीजन का अपचयन होके पानी बनता है। देखो यहाँ पे धनाग्र भाग में और ऋणाग्र में कैसे अभिक्रिया होती है, तो क्या बताए, तो धनाग्र भाग में एनोड के पास यह फी का ऑक्सीकरण होके ये P2 प्लस निर्माण होता है। मतलब क्या है, धन आयन दो तैयार होते हैं लोहे के ऊपर, फेरस के ऊपर, Fe के ऊपर, है ना। इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इसमें से फेरस में से निकल जाते हैं, Fe2 प्लस ऐसा होता है कि नहीं। तो इसके बाद ऋणाग्र भाग में कैथोड के पास ऑक्सीजन का अपचयन होकर पानी का निर्माण होता है। और इसमें से क्या होता है, जो दो इलेक्ट्रॉन्स वो पानी को प्राप्त होते हैं और O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे देखो लास्ट में आपका हम यहाँ पे क्या होता है, इसमें से क्या होता है, H2O पानी बनता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या होता है, हवा में होने वाला ऑक्सीजन, ये इसके साथ अभिक्रिया करके H2O पानी निर्माण होता है। इस तरह धनाग्र और ऋणाग्र में क्या होता है, एनोड के पास होने वाले अपचयन तथा ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है। इस तरह लोहे पर जंग लगता है। नेक्स्ट क्या बात है, देखो इसमें, और इस तरह से जब यह Fe2 प्लस आयन का धनाग्र भाग से स्थानांतरित होता है, मतलब जो पहले धनाग्र आयन में Fe2 प्लस जो तैयार हुआ था उसका स्थानांतर होता है और उसके पानी के साथ अभिक्रिया होकर Fe3 प्लस आयन का निर्माण होता है। जो पानी है उसके साथ अभिक्रिया होकर क्या होता है, Fe3 प्लस निर्माण होता है। तो Fe3 प्लस मतलब पेयर्स के ऊपर कितने हैं, 3 प्लस आयन निर्माण हुए हैं। इन आयन द्वारा अघुलनशील लाल भूरे रंग के सजन ऑक्साइड का निर्माण होता है। और लोहे के ऊपर जो बुरादा हमें दिखाई देता है परत लाल भूरे रंग की, ये क्या है, सजल ऑक्साइड है। और उसे ही हम क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। लोहे को जंग लगना, उसे क्या कहते हैं, जंग कहते हैं, जो पृष्ठ भाग पर जमा होता है। यहाँ पे आकृति बताई क्या है, देखो रासायनिक अभिक्रिया, Fe प्लस H2O की उसका है Fe2O3 इंटू H2O प्लस 6H, है कि ना। ये संतुलित अभिक्रिया हमें बताइए, मतलब लोहे के पास जब पानी लोहे पर पड़ता है या लोहे पर होने वाला पानी है उसके साथ जो लोहे की अभिक्रिया होती है तो फेरस ऑक्साइड ये निर्माण होता है। तो वातावरण में विभिन्न घटकों के कारण ऑक्सीकरण होता है जिससे धातुएं कमजोर हो जाते हैं, इसे ही हम क्षरण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, क्षरण। देखो हमें यहाँ पे क्या पता है कि पानी, अभी देखो वातावरण में जो आर्द्रता रहती है उस आर्द्रता में होने वाला जो पानी है वो लोहे के ऊपर रहते पानी की बूंदे,
और पानी के बूंदे लोहे के ऊपर रहते हैं तो उसका क्या होता है ऑक्सीकरण, और उसी के कारण क्या होता है लोहे का क्षरण होता है या लोहे पर जंग लगता है। इस तरह है। अभी देखो इसमें नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, पार्ट चौथा, विद्युत धारा के प्रभाव। इसमें तीन तीन अंक वाले क्वेश्चन कौन से देखते हैं। विद्युत धारा के प्रभाव। देखो पहला क्वेश्चन क्या बताया है, आकृति के ऊपर है देखो, स्वच्छ नामांकित आकृति सहित विद्युत चलित मोटर रचना एवं उसका कर्मकरण स्पष्ट कीजिए। देखो विद्युत चलित मोटर की आकृति नामांकित लिखना है हमें और उसका कर्मकरण स्पष्ट करना है। तो आकृति के लिए 1 मार्क्स और आकृति के लिए 1.5 मार्क्स, कर्मकरण के लिए 1.5 मार्क्स, ऐसा होगा इसमें। तो देखो विद्युत चलित मोटर की रचना कैसे होगी यहाँ पे बताएं। 2 चुंबक बाजू में रखे है कि नहीं, अरे जो तार पतली दिख रहे वो क्या है, कार्बन के ब्रश के बाजू में जुड़े है, दूरी के बाजू में है कि नहीं। और ये जो तार है बी ए और सी डी, ये क्या हो गए नॉर्थ और साउथ, ये क्या है विद्युत चुंबक के ध्रुव थे। तो एक दूसरे को चिपकने का प्रयास करेंगे, जब क्या करेंगे वो घूमते जाएंगे बीच में, तभी क्या होगा इसमें विद्युत प्रवाह निर्माण होगा। इस तरह ये आकृति है, ध्यान में रखो। यहाँ पे नीचे देखो सेल बताए प्लस माइनस के और की दिए यहाँ पर। इस तरह है विद्युत चरित्र मोटर की आकृति। अभी इसका कर्मकरण कैसे होता है इसके बारे में जानकारी क्या देखेंगे इसमें, कर्मकरण। देखो इसमें विद्युत अवरोधक वाले तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली होती है। देखो दोनों चुंबक के बीच में मैंने बताया क्या है, आयताकार कुंडली। यह कुंडली शक्तिशाली चुंबक के दोनों ध्रुव मतलब N और S ध्रुवों के बीच ABCD ऐसे प्रकार से रखी जाती है। आकृति में हमने देखा है कि नहीं, ABCD ये 2 कुंडली दोनों के बीच में रखी जाती है। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या बताएं, उसकी AB तथा CD भुजाएं चुंबकीय क्षेत्र दिशा के लंबवत होते हैं, मतलब चुंबकीय बाजू में क्या होते हैं लंबवत रखी जाती है। कुंडली के 2 सिरे विभक्त विलय के दोनों अर्ध भागों के X और Y से संयोजित होते हैं। इन अर्ध भागों के भीतर एक विद्युत रोधी होती है। ये अर्ध भाग विद्युत मोटर की दूरी से जुड़ी होती है। देखो घूमने के लिए उसके अंदर विद्युत मोटर की दूरी लगाई गई गोल पाइप के जैसे। इस यहाँ पे X तथा Y अर्ध वलयों के बाहर विद्युत वाहक पृष्ठभाग 2 स्थिर कार्बन ब्रश E और F है ना, बाजू में 2 कार्बन ब्रश स्पर्श करते हैं है ना, इस तरह है। अभी ये हमने देखा कि विद्युत चलित मोटर। अभी उसके बारे में कर्मकरण, उसका वर्किंग कैसा होगा विद्युत चलित मोटर का, ये देखेंगे। देखो प्लग कुंजी हम दबाएंगे तो उसके द्वारा कुंडली ABCD में दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र N और S दोनों ओर भुजाओं का AB तथा CD पर बल आरोपित होता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार भुजा AB पर यह बल नीचे की ओर दिशा में तथा भुजा CD पर यह बल ऊपर की ओर दिशा में होता है। भुजा AB पर आरोपित बल AB को नीचे की दिशा में ढकेलते रखता है। देखो AB भुजा क्या करेगा, नीचे ढकेलेगा तो CD को ऊपर ढकेलेगा। ऐसे क्या होता है एक दूसरे के लंबवत आता है, फिर वो घूमते होते हैं। इस तरह कुंडली ऊर्ध्वाधर स्थिति में आने तक परिणाम में समान तथा विपरीत दिशा में होने वाले बलों की जुड़ी एडी की ओर की देखने पर कुंडली को घड़ी की सुई की गति की दिशा में घुमाती है। जैसे घड़ी की हमारी सुई ऐसे घूमती है, उसी दिशा में क्या होते हैं वो बीच में होने वाली कुंडली घूमती रहती है। तो देखो आधा घूर्णन होते ही विभक्त वलय के अर्ध भाग X तथा Y क्रमशः F तथा E कार्बन ब्रश के संपर्क में आते हैं और इसमें से विद्युत धारा DCBA दिशा में प्रवाहित होने लगती है। इस तरह क्या होते हैं विद्युत धारा आधा आधा घूमेगा ऐसा, तो उसी कारण क्या होता है वो विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और इस कारण AB पर बल ऊपर की दिशा में तो CD पर बल नीचे की दिशा में क्रिया करता है और परिणाम स्वरूप कुंडली पहले की ही दिशा में घूर्णन करती रहती है। ऐसे बार बार क्या होते हैं, बार बार घूर्णन करते हैं।
ए बी की ओर जाएगी, बाद में सी डी की ओर जाएगी, फिर सी डी की ओर से ए बी की ओर आएगी, फिर ए बी से सी डी की ओर जाएगी। ऐसे 2 दिशा में घूमना मतलब घूमते रहते हैं। इस तरह ये है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, पार्ट नंबर 5। देखो, ऊष्मा। पार्ट नंबर 5 ऊष्मा। उसमें से 3 अंक वाले प्रश्न कौन से हैं, इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो देखो, इसमें पहला प्रश्न है, स्पष्ट करो कि, यहाँ देखो आकृति से बताए, स्पष्ट करो कि होप के उपकरण का उपयोग करके पानी के असंगत व्यवहार का अध्ययन कैसे किया जाता है। देखो, क्या स्पष्ट करना है हमें, तो होप के उपकरण की सहायता से पानी का असंगत व्यवहार का अध्ययन कैसे करना है। पानी का असंगत व्यवहार क्या है, ये हमें स्पष्ट होना चाहिए सबसे पहले। तो देखो, इसका आंसर कैसा है, यहाँ पे पहले हमने आकृति बनाई होप के उपकरण की, ताकि हमें तुरंत पता चले कि पानी का असंगत व्यवहार कैसा होता है। ठीक है, इस उपकरण में दंडा गोलाकार एक नली रखी है, उसके बाजू में क्या है, गोलाई के दंडा गोलाकार नली बनाई, और उसके बीच में एक छेद है, वो नीचे पानी आता है, इसमें हिम मिश्रण है, मतलब बर्फ बनता है। इसके बाद टेम्परेचर नापने के लिए ऊपर एक तापमापी है, नीचे एक तापमापी है, अरे ऊर्ध्वाधर बेलनाकार भाग है, फैला हुआ पात्र यहाँ पे लगा है। तो इसमें होप के उपकरण की सहायता से हम पानी के साथ असंगत व्यवहार का अध्ययन कैसे किया जाता है, इसके बारे में जान कर लेंगे। ये डायग्राम आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ पे तापमान और नीचे वाला तापमान कैसे होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। देखो, होप का उपकरण स्पष्ट करना है हमें। तो देखो, होप के उपकरण में धातु के ऊंचे बेलनाकार पात्र में बीचों बीच एक फैला हुआ गोलाकार पात्र जुड़ा है। होप के उपकरण में क्या बताया हमें, धातु का एक उपकरण बेलनाकार पात्र है, उसके बीच में फैला हुआ एक पात्र जुड़ा है, मतलब उसके साथ जोड़ दिया है। तो ऊंचे बेलनाकार पात्र में गोलाकार फैला हुआ पात्र के ऊपर T2 तथा T1 तापमापी जोड़ने की सुविधा होती है। हमने क्या किया, इसमें T2 तथा T1 एक तापमापी उसमें जोड़ी है। आगे, ऊंचे बेलनाकार पात्र में पानी भरा जाता है, तो फैले हुए पात्र में बर्फ का और नमक का मिश्रण भरा है। यहाँ देखो, यहाँ आकृति में देखो, जो ऊर्ध्वाधर बेलनाकार पात्र है, लंब दंडक है ना, उसमें क्या है, पानी है, और जो फैला हुआ पात्र है उसमें नमक और बर्फ दोनों का मिश्रण भरा है। और ऊपर एक T2 तापमापी लगाई, नीचे T1 तापमापी लगाई है कि नहीं। ऊंचे बेलनाकार पात्र में पानी भरा जाता है, और तो फैले हुए पात्र में बर्फ और नमक का मिश्रण भरा जाता है। देखो, इस तरह होप के उपकरण की सहायता से पानी के असंगत व्यवहार का अध्ययन करते समय 30 सेकंड के बाद T1 तथा T2 तापमान से दर्शाए तापमान को हमें नोट करना है। क्या करना है, हर 30 सेकंड के बाद, मतलब आधे मिनट के बाद में क्या करना है, दोनों तापमान में कितना तापमान बढ़ता है या कम होता है, इसके बारे में जानकारी लें। तो देखो, तापमान y अक्ष पर और x अक्ष पर, या सॉरी, है कि नहीं, हम जब आलेख बनाएंगे तो इस आलेख के ऊपर हमें नोट करना है। तो देखो, T1 तापमान तीव्र गति से कम होता है। क्या बताया है, T1 तापमान क्या होता है, मतलब पानी का तापमान अंदर क्या होता है, तीव्र गति से कम कम होता है, तथा T2 का तापमान तुलना से धीरे धीरे कम होता है। T2 का तापमान क्या होता है, धीरे धीरे कम होता है। तो ऊंचे वाले पात्र बेलनाकार के निचले भाग के पानी का तापमान T1 में 4 अंश सेल्सियस बताए हैं, है कि नहीं। तो उसका कितना, तो पानी के अंदर जो बेलनाकार
पात्र है उसके अंदर जो पानी होता है उसका ज्यादा से ज्यादा 4 अंश सेल्सियस तक ही तापमान पहुंचता है, वहां पे 4 अंश सेल्सियस तक स्थिर रहता है। और ऊपर के भाग में जो पानी का तापमान है T2, यह 4 अंश सेल्सियस तक कम होता है। इस कारण एक ही समय में T1 तथा T2 4 अंश सेल्सियस तापमान दर्शाते हैं। देखो T1 में 4 अंश सेल्सियस तक तापमान जाएगा और T2 में कम ज्यादा से ज्यादा कितना 4 अंश सेल्सियस तक तापमान जाता है। तो जब तक T1 का तापमान 4 अंश सेल्सियस है तब तक T2 का तापमान क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है और कितना बढ़ेगा 4 अंश सेल्सियस तक जाएगा और वहां पर स्थिर होता है। इस तरह इसके पश्चात मात्र T2 का तापमान तीव्र गति से कम होने के कारण ऊपर का तापमापी T2 प्रथम 0 अंश सेल्सियस तापमान दिखाता है। शुरुआत में उसका तापमान कितना रहेगा, कम होगा 0 अंश सेल्सियस, है ना, ये दिखाता है। तत्पश्चात नीचे का तापमापी T1 है और 0 अंश सेल्सियस तापमान दर्शाते। इस तरह से ऊंचे वाले बेलनाकार पात्र के मध्य भाग के पानी का तापमान उसके आसपास के हिम मिश्रण के कारण कम होता है। देखो क्या है इसमें, तो बीच में जो बर्फ और नमक डाला है फैला हुआ पात्र में, उसके कारण क्या होता है, तो ऊंचे वाले होने वाले जो पानी है उसका तापमान क्या होता है, कम होते जाता है या और उसका घनत्व क्या होता है, बढ़ता है। परिणाम स्वरूप अधिक घनत्व वाला पानी के नीचे जाता है। इस कारण नीचे वाले भाग के पानी का तापमान T1 प्रारंभ में तीव्र गति से कम होता है। ऊपर का जो तापमान है वो और नीचे का तापमान, इसमें बदलाव कैसे होता है, तो घनत्व के कारण क्या होता है, पानी का घनत्व के मध्यम होता है। तो इस पात्र के मध्य भाग के पानी का तापमान 4 अंश सेल्सियस की अपेक्षा कम होता है, तब उसका प्रसरण होता है। देखो पानी का मध्य भाग में कितना तापमान रहेगा, 4 अंश सेल्सियस, तब उसका क्या होता है, प्रसरण होता है। अतः उसका घनत्व कम होता है और वह तल की ओर न जाते हुए वो ऊपरी भाग में जाने लगता है। वो कम तापमान वाला पानी क्या होता है, तल की ओर रहते नहीं है, तो कम तापमान वाला पानी क्या होता है, ऊपरी भाग में जाने लगता है। परंतु तल की पानी का 4 अंश सेल्सियस पर कुछ समय तक स्थिर रहता है। इसके बाद धीरे धीरे वो क्या होता है, 0 अंश सेल्सियस तक कम होते जाता है। इस तरह होप के उपकरण की सहायता से पानी का असंगत व्यवहार कैसे होता है, इसके बारे में हमने जाना। क्या बताया है, तो पानी का तापमान 4 अंश सेल्सियस में कम कैसे होते जाता है, ये हमने देखा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं। सर टाइम हो गया है। अच्छा ठीक है सर, एक क्वेश्चन। 10 मिनट एक्स्ट्रा हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर। बच्चों कुछ दिक्कत है इसके बारे में पूछना है 1-2 मिनट में। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है। निखिल माइक ऑन करो। कोमल गुप्ता, कोमल गुप्ता आप पूछिए। हेलो सर। हाँ बोलिए। हाँ बोलो। हेलो बोलिए। हाँ बोलिए। सर, सेकंड वाला चैप्टर रिपीट कर। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। अब देखो इसमें ना जो आवर्त सारणी बताए हैं, आवर्त सारणी के बारे में ही क्वेश्चन आएंगे उसमें। जैसे कि मैंने अभी बताया संयोजकता के बारे में, है कि ना ये क्वेश्चन, वैसे हमें इलेक्ट्रॉन्स के स्वरूपन के आधार पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद इसमें दोनों तत्वों के क्रियाशीलता कैसे है, इस क्रियाशीलता के ऊपर आधारित क्वेश्चन आएंगे। इस तरह से आवर्त तथा इसमें आवर्त सारणी के गुणधर्म जो बताए हैं, ये ध्यान में रखो अच्छे से। धात्विक तथा अधात्विक गुणधर्म जो दिए हैं
ये भी पढ़ो। और कुछ पूछना है? सर स्क्रीन दिखाना ना, स्क्रीनशॉट लेना है 1 सेकेंड। स्क्रीनशॉट कौन सा? सेकेंड पार्ट का फर्स्ट वाला क्वेश्चन बताया था ना आपने, उसका स्क्रीनशॉट चाहिए मुझे। अच्छा सेकंड वाला, ठीक है 1 मिनट। हाँ टॉपिक सेकंड में ये वाला पार्ट दूसरा सर, हाँ ये देखो ये वाला नहीं। ये वाला क्वेश्चन नहीं नहीं सर, ये नहीं सर, और आगे। ये वाला आधुनिक आवर्त सारणी का। हाँ सर 1 सेकेंड, यही वाला। ये दूसरा है। हाँ हाँ, लिया है। ओके ठीक है, थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है? हेलो हेलो हाँ बच्चों, पूछना है किसी को कुछ क्वेश्चन? मैंने आप लोग का माइक ऑन किया है। सुप्रिया गुप्ता, कुलसुम खान, माइक ऑन किया मैंने आप लोग का। हाँ सर, हाँ सर, क्वेश्चन एक्सप्लेन कीजिए ना। क्या हाँ हुआ? सर प्रश्न दूसरे का जी वाला बताओ। कौन सा वाला? जी वाला तो नहीं भागन। कौन सा वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन बोले आप? हेलो 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 बच्चों आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा है। आप लोग टॉपिक नहीं बताते हो, खाली क्वेश्चन दूसरे का जी बताओ। आप उसका पॉइंट बताओ ना कुछ, कि कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आया है आप लोग को। आप खाली बताते हो प्रश्न दूसरे का ई बताइए, जी बताइए। आप प्रॉपर जो टॉपिक नहीं क्लियर हुआ रहेगा टॉपिक बताएंगे तो सर उसको बता सकते हैं ना। बच्चे सुनोगे? जो मैंने पीपीटी बनाई है उसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बोर्ड पे एग्जाम में आए थे वैसे गिने चुने मैंने लिए हैं। उसी के सहायता से मैंने ये आपको पूरा जानकारी बताई। चाहे तो आप पीपीटी ले सकते हैं मेरे से, ठीक है? और किसी को कुछ पूछना है बच्चों? कोई? नहीं है ना? ठीक, ओके, थैंक यू सर। ठीक है सर, सेशन आप लीव कर दीजिए। हाँ ओके, थैंक्स, ओके। ओके।